हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम यहाँ पर ये टॉपिक, हमारा जो टॉपिक था, तो ये कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया था। इसमें हम 32 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं। उसमें जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसको बंद करना पड़ा था। चलिए देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बात की जा रही है किसकी? संघीय संसद सूची जो है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु भी संसद जो है क्या है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और संबंधित राज्यों की सहमति से भी बना सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बना सकती है और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तो भी क्या है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद होगा कौन सा? अनुच्छेद 253। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, विधायन नहीं कर सकती है जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर पूछा है विधायन नहीं कर सकती है, ये तो कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है जो, तो ये करेक्ट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यहाँ पर दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कब? तो वो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के जो है किसी भाग में अथवा क्या है संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए उसमें क्या है, उसको राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है, संविधान की विषय जो सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। अनुच्छेद 248 के अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है और संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति इन्हें प्राप्त की गई है संसद को। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। क्या कर सकता है? बोलने से रोक सकता है। अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, ये कहलाती है यील्डिंग द जो है फ्लोर, या बैठ जाना, ये घटना कहलाती है। यहाँ पर मर्यादा है विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग जो ये तो सदन के किसी सदस्य द्वारा वह मतलब जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। जो अंतःप्रदन है, तो ये क्या कहलाएगा? अंतःप्रदन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतःप्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया क्या है? अंतःप्रदन कहलाती है। और ये बैठ जाना क्या कहलाएगा? ये अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है संसद में। नेक्स्ट, संसद काल में शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल का समय क्या होता है? कौन समय? 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का नहीं होता है। ये देखते हैं इसके एक्सप्लेन में, शायद पहले होता होगा।
जीरो आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय जो है शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि 1 घंटा हो सकती है, जिसे जीरो आवर भी कहती है। सामान्यतः 12 बजे से 1 बजे का होता है। इससे पहले राज्यसभा में ही थी, परंतु क्या है 2014 में ये क्या होता था, 2014 में परिवर्तित कर इसे 12 से 1 कर दिया गया। पहले ये कितना होता था, पहले होता था 10 से 11, सॉरी 11 से जो है 12 होता था, अब इसे 12 से 1 कर दिया गया। और अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के बाद तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे जो है शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं। फिर जो विशेष उल्लेख 12 बजे के बाद लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय जो है प्रश्नकाल से पूर्व 11 बजे से दोपहर 12 बजे का बीच का हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्वत प्रश्नकाल जो है 12 से 1 के बीच ही रहा है। तो याद रखिए, राज्यसभा में कब थे 11 से 12 के बीच में, और लोकसभा में 12 से 1 बजे तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो हम इसको अभी यहाँ पर देख चुके हैं कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है संसदीय, जो ये शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। यह है भारत की देन। जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है किसकी, भारत की। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ये कितनी हो सकती है, 1 घंटा होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ये होती है किसमें, द्वितीय वाचन में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है, और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है और प्रभारी सदस्य के प्रस्ताव की विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए या विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। नेक्स्ट है जब संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ये उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो गई है तो क्या होगा। तो होगा ये कि संयुक्त सत्र जो है यथा समय आहूत होगा। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के खंड 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक जो है व्यपगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो वो करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये हम जो है कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने भी जो है ये पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। नेक्स्ट है संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करेगा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। तो ये कौन करेगा, ये स्पीकर ही सभापतित्व करता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृति है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। ये भी करेक्ट है कि 1961 में ही हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय संसद की दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये भी है, दूसरी इसके लिए और पहली किसके लिए हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
देख लेते हैं इसकी एक बार पुनः एक्सप्लेन इसकी। भारत में संसद के दोनों संयुक्त जो है सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने में दोनों में सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक अधिनियम 1959 पर 6 और 9 मई और 1961 को आयोजित की गई थी। द्वितीय संयुक्त बैठक जो थी बैंककारी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए और जो है 16 मई 1978 को आयोजित हुई थी तथा तृतीय संयुक्त बैठक कब थी तो ये 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। तो 3 बैठकें आयोजित की गई हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के जो है निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन करता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसको आयोजित किया जाता है कब? इसको आयोजित किया जाता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी जो है संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो ये प्रथम हुई थी किसके लिए? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। नेक्स्ट है विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति क्या है? संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है संयुक्त सभा के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है क्या होना चाहिए? गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। ये 1/10 भाग होना चाहिए कि 1/6 भाग होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। देख सकते हैं ये जो है गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का कितना? 1/10 भाग होना चाहिए, ना कि 1/6। देखते हैं नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ये संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है तो ये साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो इस पर सामान्य विधेयक के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में, ना कि विशेष विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? ये संसद की दोनों में से जो है संसद के एक पटल पर रखा जाता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसी के जो है 17 अवसान पर व्यपगत या लैप्स हो जाता है। ये 17 अवसान पर व्यपगत लैप्स क्यों हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। करेक्ट है स्टेटमेंट, ये व्यपगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 107 के खंड 3 के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 के कारण व्यपगत नहीं होगा। अनुच्छेद 107 के खंड 5 के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत जो है लैप्स हो जाएगा। और जबकि अनुच्छेद 107 के खंड 4 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, इसको ये लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई पर कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ये बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 265 में।
265 में कहा गया है कोई कर जो है विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा। और अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों पर लोक लेखे से संबंधित है। अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम वाद्य एवं कार्य जो है वाहियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ये जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इनको याद रखिए, ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। तो इनमें से जो है किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पर नियंत्रण होता है किसका, देखते हैं। भारत की संचित निधि भारत सरकार को सभी राजस्व प्राप्त कर उस पर जो है राजहुंडियों निर्मित करके उधार द्वारा अग्रिम और अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधारों के जो है प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर करती है। और यह संसद के नियंत्रण अधीन होती है। इस पर नियंत्रण किसका होता है, ये नियंत्रण होता है संसद का। इस पर संसद का नियंत्रण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो ये जमा होगा कहाँ, भारत की संचित निधि में जमा होगा। इसको भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो ये अनुमोदन भारत की संसद जो है इसी का अनिवार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है तो ये भारत की संचित निधि से नहीं लिए जाते हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जो भारत की संचित निधि पर ये संविधान 112 के खंड 3 के अनुसार भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं उनको देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय जो होते हैं वो लिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापतित्व जो उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते लिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज निक्षेप और निधि भार और जो है मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। और देखते हैं क्या भारित है भारतीय संचित निधि पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संघीय वेतन भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके संबंध में जो भी मतलब संघीय पेंशन होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांतों के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संघीय वेतन भत्ते और पेंशन ये सभी किसी भारतीय संचित निधि से देय होते हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिग्री या पंचांत की जो ये तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां होती हैं, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए यथा क्या अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघीय वेतन और भत्ते पेंशन ये सभी जो है भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 का एक जो है खंड ये आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया जाता है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में ये संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु निधि राष्ट्रपति के बयानाधीन होती है। ये नेक्स्ट है
आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? ये संसदीय स्वीकृति से पूर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। राजस्व विभाग क्यों इसको जो है तैयार करेगा? दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकेगा। मतलब कि जो भी कोई भारत के जो है संसद के अथोराइजेशन के बिना कोई भी धन जो है भारतीय संचित निधि से निकाला नहीं जा सकेगा। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी जो ये संवितरणों या जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। भारत की संसद की प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको भी जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कई बार, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कहा है आर्थिक कार्य विभाग। ये संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? देखते हैं कितनी की जाती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोक लेखा जो ये लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसे अनुदान की मांग या डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। सामान्यतया क्या है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि यदि बात की जाए तो व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं। साथ ही गैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। अतः वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित नहीं है। बजट यदि 2022-23 में कुल कितनी थी, तो ये 102 अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई थी, और वहीं 2021-22 का जो था तो उसमें कितनी थी, उसमें 101 थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है इसको परिभाषित किया गया है। देखते हैं कौन इसमें किस अनुच्छेद में किस विधेयक को परिभाषित किया गया है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है, अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है इसको। नेक्स्ट, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने के नियमन शामिल है, भारत की समेकित निधि की निगरानी शामिल है, और किसी राज्य की खातों लेखों की लेखा परीक्षा शामिल है, तो उस विधेयक को कोई है वित्त विधेयक माना जाता है। देख लेते हैं किसी विधेयक को वित्त विधेयक कब माना जाता है। किसी कर का अधिरोपण जो है उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन हो, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन हो, और क्या हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालने की बात की गई हो, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग हो, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, या क्या हो, भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा से धन प्राप्त करना, अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा करना जो उपखंड का से उपखंड 4 में निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक मतलब कोई विषय नहीं है।
देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो ये सभी जो है धन विधेयक की परिभाषा में यहाँ पर जो भी चारों स्टेटमेंट दिए हैं सम्मिलित हैं, इसको अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। तो ये जुर्माने अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है ये नहीं सम्मिलित है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है। पहला है सही नहीं है, पूछा जा रहा है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक ये जो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है, और लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक नहीं होता है। ये इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने 14 डेज तक रोक कर रख सकती है, जो है ये क्या 14 डेज तक रोक कर नहीं रख सकती है। पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, सही क्या नहीं है। तो यही वाला ये सही नहीं है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 डेज तक रोक कर रख सकती है, तो ये रोक कर नहीं रख सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी बुलाया जा सकता है। तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर जो है नया नहीं दिया है। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही नहीं है। तो यही वाला जो है सही नहीं है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन में नहीं प्रस्तावित किया जा सकता है, बाकी यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है। नेक्स्ट है धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष कि यह धन विधेयक है या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट है धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो ये प्रमाणित करता है स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, ये लेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित जो है करने के लिए विषय निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो ये कहाँ पर, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो सही पूछा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर अभी तक हमको इनकरेक्ट ही मिले हैं। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में जब पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा तो फिर राज्यसभा में किया जाएगा। देखते हैं डी स्टेटमेंट, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है कि इसको लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जाता है। तो ये केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल करेक्ट है, सही नहीं है। पूछा है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं जाता है। यही वाला बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
कथन सही है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यही वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? धन विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाता है कहाँ? लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कितने की जाए? कितने? 14 डेज तक। नेक्स्ट है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने? 14 डेज तक रोक सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है। कितने? 14 दिनों तक। नेक्स्ट, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ये 14 डेज के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया होगा? तो ये जो है यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो इसको पारित समझा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है, कोई विधेयक उसमें केवल वे अंतर्वर्लित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बात की जा रही है धन विधेयक की। यदि कोई विधेयक जो धन नहीं विधेयक नहीं है तो उसको किसी भी सदन में जो है उसको प्रस्तावित पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये भारत के जो संविधान है तो इसमें कहीं पर भी ये बजट की बात नहीं की गई है, बाकी ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण एक शब्द का उल्लेख है, बाकी बजट का कहीं पर उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होती है, यही वाली जो है सही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? भारत के लोक वित्त पर संसद के सम्मुख भारतीय वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारतीय संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, और जो ये संसदीय बजट कार्यालय द्वारा जो है समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा वे हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनरावलोकन। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये भी। तो यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 5। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? फिर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनिंग बार। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है और
इस समिति के द्वारा ही क्या किया जाता है, गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो है 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ये अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है, तो ये लेखानुदान जो है तो ये बजट के लिए बना है। नेक्स्ट है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। वोट आवश्यक होता है क्योंकि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है कि जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब। देखते हैं नेक्स्ट है लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच जो है अंतर है कि ये लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से ये संचित निधि से धन निकालने हेतु क्या होता है, लेखानुदान संसद में पारित किया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है और लेखानुदान जो है स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत करती सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नीति सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी जब प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ये अनुदान का अनुरोध। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। अनुच्छेद 113 खंड 2 के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान प्राक्कलन लोक जो है सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को सख्ती होगी कि वह किसी मांग को अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी भी मांग को उसे विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। देखते हैं नेक्स्ट है, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। तो चरण सम्मिलित है इसमें कौन कौन से, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान और वित्त विधेयक को पारित करना, सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यह नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर भी आवश्यक है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर सभी पर आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध बजटीय क्या है, संघीय बजट से है। तो ये किसका है, कटौती प्रस्ताव का। सभी प्रस्तावों को देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। निंदा प्रस्ताव, तो ये सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ये किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधी मंत्री का ध्यान आकर्षण करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, ये कटौती प्रस्ताव है। ये कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये कटौती प्रस्ताव, जो कि नीति
जो है निर्नुमोदन कटौती और सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव तो ये किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदनों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है इसको, स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बात की जा रही है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव तो ये बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, करेक्ट है। मितव्ययिता प्रस्ताव तो इसमें बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। लेखा अनुदान जो है तो ये बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, यही वाला सुमेलित नहीं है। ये जो बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन में पारित होने के मध्य समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग हो जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु अग्रिम मांग है। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ये सीमित किया है किसके? स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को। देखते हैं नेक्स्ट है भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये नियंत्रण रखती है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और पूरक प्रश्नों के द्वारा, सभी के द्वारा रखती है। इसको भी हम देख ही चुके हैं कई बार। अनुपूरक प्रश्न देख लेते हैं, इसको नहीं देखा। अनुपूरक प्रश्न वे होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं। पहले होते हैं तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के जो निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे होते हैं उन पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है कि सरकार लोकसभा के नियम जो है 184 के अंतर्गत क्या है वाद विवाद पसंद नहीं करती है और कारण है इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी है। देखते हैं नेक्स्ट है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ये देखते हैं, इनको 2015 में से 15 से बढ़ाकर इसने कितना कर दिया गया है? 30 कर दिया गया है, 30 उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन संसदीय प्रक्रिया, इसमें एक शब्द है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है गिलोटिन। तो इसका अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। गिलोटिन जो है एक समापन या एक अन्य रूप है। इसका अर्थ जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों द्वारा चर्चा है तो आवंटित जो है समग्र सभा क्या होती है समाप्त हो जाने पर सभापति, राज्यसभा या अध्यक्ष जो लोकसभा द्वारा मत लिया जाना और समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता है। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव पर क्या है तत्काल मत ले लेता है, इसको कहते हैं गिलोटिन। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कुट से जो है सही उत्तर चुनें।
पहला है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, करेक्ट है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद जो है कहाँ लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। ये सब तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं बहुत बार, इसलिए यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संसद का सचिवालय है, ये सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय जो है तो ये सरकार से स्वतंत्र है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया था। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो ये प्रतिबंधित है कहाँ? न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है कब? मनाया गया था, ये मनाया गया था कब? 13/5/2002 को। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संसदीय समूह IPG के अंतर्गत जो संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर बताना है सही है? यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, स्वायत्त है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह का पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना संविधान द्वारा 16 अगस्त 1948 को स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव के अनुसरण में 1949 में की गई थी। और IPG की सदस्यता संसद के सभी वर्तमान सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों के लिए खुली है। और लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी वर्तमान सदस्य निर्धारित सदस्यता शुल्क जो कि कितना है वर्तमान में 1000 जमा करके IPG का आजीवन सदस्य बन सकता है, जबकि संसद का सदस्य न रह जाने पर IPG के सहयोगी आजीवन सदस्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद का कोई जो है पूर्व सदस्य निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने पर IPG की कार्यकारी परिषद द्वारा सहयोगी आजीवन सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। संभवतः क्या होता है, सदस्य एसोसिएट सदस्य की विभिन्नता के कारण क्या है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसको गलत माना है। देखते हैं नेक्स्ट है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? ये चुने गए थे विट्ठल भाई को। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता थे विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। रहे थे 1925 से लेकर 1930 तक। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।